नमस्ते। भारत का इतिहास मतलब लाखों सालों का इतिहास। ये इतना लंबा है, इतना विशाल है कि इसकी शुरुआत को समझना, सच कहूं तो किसी बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा है। तो चलें, इस कहानी के सबसे पहले पन्नों को पलटने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर उस जमाने के बारे में हमें पता कैसे चलता है जब लिखने पढ़ने का कोई सिस्टम ही नहीं था। सोचिए, कोई किताबें नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, तो फिर वो कौन से सुराग हैं, कौन सी चीजें हैं जो हमें अतीत की झलक दिखाती हैं। ये बिल्कुल एक जासूसी कहानी की तरह है, और हम सब मिलकर इसके रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो देखिए, इतिहासकारों के पास ना इस गुत्थी को सुलझाने के लिए दो तरह के मुख्य सुराग होते हैं, मतलब दो तरह के सबूत। और इन्हीं की मदद से वो लाखों साल पुरानी इस कहानी के टुकड़ों को जोड़ पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सुराग हैं क्या। ये जो दो स्रोत हैं ना, ये एक दूसरे से काफी अलग हैं। एक तरफ है पुरातात्विक स्रोत, आसान भाषा में कहे तो वो सारी चीजें जो पुराने लोग अपने पीछे छोड़ गए, जैसे कि उनके औजार या कोई इमारत। और दूसरी तरफ है साहित्यिक स्रोत, यानी जो कुछ भी लिखा हुआ मिला, जैसे किताबें या कोई लेख। लेकिन जब हम बिल्कुल शुरुआती इतिहास की बात कर रहे हैं, तब तो लिखना पढ़ना था ही नहीं। तो उस दौर के लिए ये पुरातात्विक स्रोत ही हमारे अकेले गवाह हैं। अब इन पुरातात्विक स्रोतों में भी बहुत कुछ आता है, जैसे कि पत्थरों पर लिखे लेख, पुराने सिक्के, टूटी फूटी इमारतें, मूर्तियां, सब कुछ। पर एक मिनट, जब हम लाखों साल पहले की बात करते हैं, तब के लिए सबसे कीमती, सबसे जरूरी सुराग क्या है पता है? वो है पत्थर के औजार। जी हाँ, ये साधारण से दिखने वाले पत्थर हमें उस जमाने के इंसान के बारे में वो कहानियां बताते हैं जो कहीं लिखी नहीं गईं। तो चलिए, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। हम बात करने जा रहे हैं पाषाण काल की, यानी स्टोन एज। ये मानव इतिहास का सबसे सबसे लंबा दौर था। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब इंसान की पूरी जिंदगी बस पत्थर के आसपास ही घूमती थी। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। पुरा पाषाण काल यानी सबसे पुराना दौर, ये करीब 20 लाख साल ईसा पूर्व से शुरू होकर 10,000 साल ईसा पूर्व तक चला। मतलब क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना लंबा समय है? मानव इतिहास का लगभग 99%, जी हाँ 99%, सिर्फ इसी एक दौर में गुजरा है। इसके बाद जो मध्य और नव पाषाण काल आए, वो तो इसके मुकाबले बहुत ही छोटे थे। तो इस बेहद लंबे पुरा पाषाण काल में हमारे शुरुआती पूर्वज, जैसे कि होमो इरेक्टस, रहा करते थे। और उनका जीवन बहुत ही मुश्किल था। वो शिकारी थे, जानवरों का शिकार करते थे और जंगल से फल, फूल, कंदमूल इकट्ठा करके अपना पेट भरते थे। बस उनका एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह जिंदा रहना। और इस मुश्किल जिंदगी में जिंदा रहने के लिए उनके सबसे बड़े मददगार कौन थे? उनके वही पत्थर के औजार। देखिए, पूरा पाषाण काल में ये औजार काफी बड़े और कह सकते हैं बेडौल होते थे। लेकिन समय बीता, इंसान ने सीखा और मध्य पाषाण काल तक आते आते उन्होंने माइक्रोलिथ बनाने शुरू कर दिए। ये छोटे थे, नुकीले थे और पहले से कई ज्यादा कारगर थे। ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग थी उस जमाने के हिसाब से। और पता है, ये लोग सिर्फ औजार ही नहीं बना रहे थे, उनके अंदर एक कलाकार भी छिपा था। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में हमें उनके बनाए हुए शेल चित्र यानी रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं। और ये कोई मामूली पेंटिंग्स नहीं है, ये हजारों साल पुरानी है। ये हमें उनकी कला और उनकी जिंदगी की एक ऐसी अविश्वसनीय झलक देती हैं जिसे देखकर हैरानी होती है। तो पाषाण काल का ये लंबा दौर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। और फिर आया एक ऐसा मोड़, एक ऐसा समय जिसने इंसान की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम इसे सच में एक क्रांति कह सकते हैं। इस बदलाव को नाम दिया गया नवपाषाण क्रांति। ये वो ऐतिहासिक पल था जब इंसान ने पहली बार शिकार करने और भोजन इकट्ठा करने के बजाय खुद अपना भोजन उगाना सीखा। जी हाँ, खेती की शुरुआत हुई। और जैसे ही खेती शुरू हुई, इंसान ने एक जगह पर टिक कर रहना यानी बसना शुरू कर दिया। तो सवाल ये है कि इसका नतीजा क्या हुआ? देखिए, खेती के साथ साथ शुरू हुआ पशुपालन। इंसानों ने पहिए यानी चाक का इस्तेमाल करके मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाने सीख लिए। और सबसे बड़ी बात, वो घुमंतू जीवन छोड़कर स्थायी गांव बसाने लगे। ये एक बिल्कुल ही नया जीवन था, एक नई दुनिया थी। तो ये जो महान बदलाव था,
ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कहाँ देखने को मिला? इसके जो सबसे पुराने सबूत हमें मिलते हैं वो आज के पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, वहां से मिलते हैं। और ये सबूत लगभग 7000 ईसा पूर्व पुराने हैं। लेकिन रुकिए, ये क्रांति सिर्फ एक ही जगह पर नहीं हो रही थी, ये पूरे उपमहाद्वीप में फैल रही थी, अपने अपने तरीके से। मिसाल के तौर पर कश्मीर में बुर्ज़होम जैसी जगहों पर लोग जमीन में गड्ढे खोदकर उनमें घर बनाकर रहते थे। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के चिरांत में हमें हड्डी से बने बड़े अनोखे औजार मिले हैं। इससे क्या पता चलता है? यही कि पूरे भारत में अलग अलग तरह की संस्कृतियां एक साथ विकसित हो रही थीं। तो अब पत्थर का वो लंबा, बहुत लंबा दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा था, क्योंकि इंसान ने एक ऐसी नई चीज खोज ली थी जिसने उसे पहले से कई ज्यादा ताकत दे दी, और वो खोज थी धातु की। इस नए युग को हम कहते हैं ताम्र पाषाण काल। जैसा नाम से ही जाहिर है, तांबा और पाषाण यानी पत्थर, ये वो दौर था जब इंसान पत्थर के औजारों के साथ साथ पहली बार तांबे के औजारों का इस्तेमाल करना भी सीख रहा था। टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये एक और बहुत बड़ा कदम था। और इस दौर में ना भारत के अलग अलग हिस्सों में बड़ी बड़ी ग्रामीण बस्तियां बसने लगीं। जैसे राजस्थान में आहार संस्कृति थी, जिसे तांबावती भी कहते थे, मतलब तांबे वाली जगह। फिर मध्य भारत में मालवा संस्कृति, और महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति खूब फली फूली, जहां दैमाबाद जैसे बड़े बड़े गांव बस चुके थे। तो अब देखिए क्या हो रहा था। ये गांव धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही थी, समाज और विकसित हो रहा था। और फिर इन्हीं ग्रामीण बस्तियों की मजबूत नींव पर भारत ने अपनी पहली शहरी सभ्यता को जन्म लेते हुए देखा। और ये थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सोचिए, लाखों सालों के विकास के बाद इंसान ने आखिरकार गांव से शहर तक का सफर पूरा कर लिया था। और ये कोई ऐसी वैसी सभ्यता नहीं थी, ये दुनिया की सबसे पुरानी और महानतम सभ्यताओं में से एक थी। तो पत्थर के साधारण औजारों से लेकर इतने बड़े सुनियोजित शहरों तक का ये सफर वाकई अद्भुत है। लेकिन इस महान सभ्यता की भी अपनी कुछ पहेलियां हैं, कुछ ऐसे राज हैं जो आज तक नहीं सुलझे हैं। जैसे कि इनकी भाषा को, इनकी लिपि को आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। ये सभ्यता आखिर खत्म कैसे हुई, ये भी आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो सवाल यही है कि आखिर इस महान सभ्यता की वो अनसुलझी कहानी क्या है? इस पर जरूर सोचेगा।